नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। भारत की संसद की बात करें तो हमारे संविधान में भाग 5 के अंतर्गत हमारी संसद का उल्लेख मिलेगा आपको। भाग 5 में आपको 3 आर्टिकल याद रखने हैं। एक शब्द याद रखना है सरल। इस सरल से क्या करना है आपको? से याद रखना है संसद, रे से राज्यसभा और ले से लोकसभा। और आपको सीक्वेंस में याद रखना है 79, 80 और 81, 79, 80 और 81। ठीक है, तो 79 आर्टिकल हैं, यानी 79 में तो क्या है, संसद का जिक्र है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ठीक है, बात करें कि जो संसद है उस संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग या 3 भाग हैं। कौन से हैं? राष्ट्रपति, जो कि आर्टिकल 52 में मेंशन है। फिर है राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा अनुच्छेद 81 में। ठीक है, तो ये 3 अंग हैं संसद के जो आपको याद रखने। आगे चलते हैं। आगे एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल का नाम है 83। इस आर्टिकल में क्या है संसद के सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख है कि जो भी संसद का सदस्य होगा उसका कार्यकाल कितना होगा। फिर है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होगा। तो लोकसभा के कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? देखो, यहाँ पे हमारे पास एक तो है लोकसभा और दूसरी है हमारे पास राज्यसभा। ठीक है, 2 सदन होते हैं संसद के। लोकसभा जो होता है उसको बोलते हैं, ये क्या है, अस्थायी सदन है। क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन। अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो इसको 5 वर्ष या 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, तो ये अस्थायी सदन है। दूसरी हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब ये है कि कभी ये सदन भंग नहीं होता या स्थगित नहीं होता। केवल जो इस सदन के जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और नए सदस्यों का चुनाव होता है। तो राज्यसभा याद रखना है स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन। जैसे मैं आपको बता रहा था कि राष्ट्रपति कार्यकाल से पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। अब एक और स्थिति आ जाती है, मान लीजिए जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, यानी कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है और नेशनल इमरजेंसी के समय चुनाव तो नहीं हो सकते। अब मान लीजिए कि उस समय लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए जैसे नेशनल इमरजेंसी लगी है, अब लोकसभा कार्यकाल 5 साल का होता है और 4 साल पूरे हो गए और नेशनल इमरजेंसी लग गई। अब नेशनल इमरजेंसी के अंतर्गत 1 साल और चलेगा, फिर उसके बाद मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी 2 साल है, तो फिर 1 साल के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के बाद में 6 माह तक ही लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में चुनाव होना अति आवश्यक है। चुनाव के द्वारा नई लोकसभा का गठन करना कंपलसरी है। अब बात करें कि क्या हमारी जो लोकसभा है उसका कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो बिल्कुल बढ़ाया गया है। लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया है, 1976 और 1977। ये क्यों बढ़ाया गया था? आपको पता होगा कि 1976-77 में क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल था, नेशनल इमरजेंसी था। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 84। ठीक है, 84। इस 84 में क्या है, सांसदों की योग्यताओं का उल्लेख। अब एक सांसद बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि यदि लोकसभा का सांसद बनता है तो उसकी जो उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, और यदि वह राज्यसभा का सांसद बनता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना, लोकसभा के लिए 25 वर्ष हैं जबकि राज्यसभा के लिए कितना है, 35 वर्ष। और चौथी शर्त है कि भारत में किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना भी क्या है, कंपलसरी है। अब एक
इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पर। 1996 से पहले एक सदस्य केवल एक सीट से ही क्या कर सकता था, चुनाव लड़ सकता था। लेकिन 1996 के बाद में ये प्रावधान कर दिया गया कि एक जो उम्मीदवार हैं वो 2 सीटों से क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। मान लीजिए 2 सीटों से चुनाव लड़ा, एक सीट से हार गया तो, और एक सीट से जीत गया तो वो क्या बन जाएगा, संसद का सदस्य बन जाएगा। तो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, और इसका प्रावधान किया गया था 1996 में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आर्टिकल 85, उस आर्टिकल 85 में क्या है, संसद के सत्र का उल्लेख। देखो हमारे संसद में 3 प्रकार के सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, यहाँ पे मेंशन कर रखा मैंने, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो ये 3 नियमित रूप से क्या होते हैं, सत्र होते हैं। तो इनका उल्लेख कहाँ पे है, आर्टिकल 85 में। राष्ट्रपति संसद का क्या करता है, सत्र आहूत करता है और सत्रावसान करता है। ये अधिकार किसके पास है, सत्र आहूत करने का और सत्रावसान करने का, तो ये है राष्ट्रपति के पास में। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं रहना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। एक सत्र मान लीजिए बजट सत्र हो गया तो उसके बाद में मानसून सत्र 6 महीने से पहले होना अति आवश्यक, ठीक है। अब इन 3 सत्रों के अलावा भी एक स्पेशल सेशन होता है या संसद का विशेष सत्र जिसको बोलते हैं, यह भी बुलाया जा सकता है। और आपको पता होगा कि वर्तमान में संसद में स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक तो यूसीसी जो है, यूसीसी कोड का जो बिल है वो शायद पारित हो सकता है, इसलिए विशेष सत्र बुलाया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 86। अब आर्टिकल 86 में क्या है, तो राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है और अभिभाषण दे सकता है, ये आर्टिकल 86 में लिखा हुआ है। फिर है आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 में क्या है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। संयुक्त बैठक केवल जो साधारण विधेयक होते हैं, हम जब विधेयक के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि साधारण विधेयक और जो विशेष विधेयक होते हैं वो क्या होते हैं, यानी दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। विधेयक है ना, विधेयक। तो साधारण विधेयक की स्थिति में जो लोकसभा और राज्यसभा है उसकी संयुक्त जो बैठक है वो कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है। लोकसभा के आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में तथा प्रतिवर्ष संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है। यानी कि नई संसद का गठन हुआ हो तो उसके पहले सत्र में भी, और प्रतिवर्ष नए जो संसद का सत्र होता है उसमें भी राष्ट्रपति क्या करता है, अभिभाषण देता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 88। आर्टिकल 88 में क्या है, मंत्री व महान्यायवादी दोनों संसद के सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। दोनों संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। कौन, मंत्री और महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन होता है, महान्यायवादी होता है जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार का वकील होता है। यानी कि ये जो भी कानूनी चीज़ें होती हैं उन पे एडवाइज करता है, किसको, केंद्र सरकार को। संसदीय समितियों की कार्रवाई में भाग, लेकिन इस आधार पर उन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं है। अब देखो जो मंत्री और महान्यायवादी हैं वह क्या कर सकते हैं, भाग तो ले सकते हैं संसदीय समितियों की कार्रवाई में, लेकिन क्या कर सकते हैं, अधिकार नहीं है उनको मतदान का, यानी मतदान नहीं कर सकते। महान्यायवादी संसदीय समितियों का क्या रहता है, सदस्य बन सकता है। सदन का नेता की बात करें तो प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है वह उस सदन का नेता भी होता है। मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री यदि लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का नेता भी होगा, और राज्यसभा का है तो राज्यसभा का नेता होगा। दूसरे सदन, यदि मान लीजिए एक सदन का तो प्रधानमंत्री नेता होगा और दूसरे सदन में प्रधानमंत्री की जगह, मतलब प्रधानमंत्री किसी अन्य मंत्री को क्या करेगा, नेता घोषित करेगा। अब वर्तमान में बात करें तो राज्यसभा का जो नेता है वो कौन है, पीयूष गोयल है, जबकि वर्तमान में लोकसभा का नेता कौन है, नरेंद्र मोदी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जो टॉपिक जिसका नाम है विपक्ष का नेता। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। 1969 में विपक्ष का नेता का जो पद है वो सृजित किया गया। 1977 में विपक्ष के नेता के पद को वैधानिक दर्जा दिया गया। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि जो विपक्ष के नेता का जो पद है वो कब सृजित किया गया, तो 1977 में सृजित किया गया। विपक्ष के नेता को वैधानिक दर्जा देने के बाद विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के बराबर भत्ते व सुविधाएं दी जाने लगी।
विपक्ष दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए सदन में कम से कम 10% सीटें होना आवश्यक है। मान लीजिए जैसे ये रूलिंग पार्टी है, ये अपोजिशन है, तो अपोजिशन के पास 10% से ज़्यादा सीटें होनी चाहिए, तभी उसमें विपक्ष का नेता होगा। लेकिन 2014 से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी एक पार्टी के पास 10% से अधिक सीटें नहीं हैं, कम है, ठीक है। इस वजह से जो विपक्ष का नेता है उसका जो पद है वो सर्जित नहीं है। अगला टॉपिक जो है वो है सचेतक या विप। तो विप या सचेतक का आप ये समझ सकते हो कि हमारे जैसे स्कूल होती थी, तो स्कूल में क्या होता था, पूरी क्लास में एक मॉनिटर हुआ करता था। तो वह मॉनिटर जिस प्रकार से काम करता था उसी प्रकार से सचेतक या विप करता है हमारे संसद में, ठीक है। तो प्रत्येक राजनीतिक दल सदन में अपना एक विप नियुक्त करता है, यानी मॉनिटर नियुक्त करता है। विप उस सदन के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। दल के सदस्यों को सदन में विप के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, कंपलसरी है। यदि वह ऐसा नहीं करते तो उनको दल बदल का दोषी माना जा सकता है। कोई सदस्य विप के निर्देशों का पालन नहीं करता है और राजनीतिक दल 15 दिन में उस सदस्य को सम्मान नहीं करता है, तो उस सदस्य को दल बदल का दोषी माना जाता है और उसको बर्खास्त किया जा सकता है सदस्यता से। लेकिन यहाँ पे स्टार मार्क लेना ये इम्पोर्टेंट है कि गुप्त मतदान में विप जारी नहीं किया जा सकता, जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में विप जारी नहीं किया जा सकता, ठीक। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है सचेतक या विप। नेक्स्ट आता है, एक शब्द आता है जिसका नाम है लेम डक सेशन। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि लेम डक सेशन क्या होता है। तो देखो लेम डक कौन कहलाते हैं। मान लीजिए जैसे लोकसभा थी, ठीक है, और नई लोकसभा का चुनाव हुआ, और नई लोकसभा ये तो थी ओल्ड और ये थी न्यू, ठीक है। तो जो नई जो लोकसभा थी उसके अंतर्गत जो सदस्य हार गए हैं उनको बोलते हैं लेम डक सेशन, यानी ये पिछली जो लोकसभा थी उसके सदस्य थे लेकिन नई लोकसभा के सदस्य नहीं बन पाए, हार गए, तो इनको बोलेंगे लेम डक। और इन लेम डक लोगों का जब सत्र बुलाया जाता है तो इसको बोलते हैं लेम डक सेशन। तो ये छोटा सा एक शब्द था जिसका मैंने आपको समझाया, ठीक है। अनुच्छेद 98 आता है अगला, राज्यसभा तथा लोकसभा के पृथक पृथक सचिवालय होते हैं। ये हमारे आर्टिकल 98 में लिखा हुआ है। फिर है आर्टिकल 99 यानी कि 99, इसमें है सांसदों को शपथ लेना आवश्यक है, ठीक है। और सांसद राष्ट्रपति के प्रतिनिधि प्रोटेम स्पीकर, ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है कि जब मान लीजिए कि ये जो ओल्ड लोकसभा थी अब नई लोकसभा का क्या हो गया, गठन हो गया, तो नई लोकसभा का जैसे ही गठन हो गया तो उसमें क्या होता है कि जो अस्थायी स्पीकर बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वह अस्थायी जो अध्यक्ष होता है उसी को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। तो इस प्रोटेम स्पीकर के सामने जो सांसद होते हैं वो क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। फिर आता है आर्टिकल 100, ठीक है, 100, जिसमें है गणपूर्ति या कोरम का उल्लेख। देखो गणपूर्ति या कोरम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे हमारे लोकसभा में जो है 243 सीट है, ठीक है। अब अगर हमारे को लोकसभा का सत्र चलाना है तो सदस्य होना आवश्यक है। अब मिनिमम कितने सदस्य होना आवश्यक है कि सत्र को चलाया जा सके, तो संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि 10% लोग होने चाहिए। 10% यानी इसका 10%, इसका 10% कितना हो गया, इसका 10% हो गया लगभग 25, ठीक है। तो 25 सदस्य यदि लोकसभा में हैं मिनिमम तो लोकसभा का सत्र चलाया जा सकता है, लेकिन यदि 25 से कम है तो सत्र नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन हमारा जो लोकसभा और राज्यसभा है उसके नियमों में ये लिखा हुआ है कि गणपूर्ति 1/3 होना चाहिए, लेकिन संविधान में कितना है, 10% होना आवश्यक है। तो ये याद रखना है आपको। और ये है आर्टिकल 100 में, ठीक है। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 101। 101 में क्या है, संसद में स्थानों का रिक्त होने का उल्लेख है कि जो संसद में स्थान है वो किस प्रकार से रिक्त हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि संसद में जो स्थान है वो रिक्त कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले देखो लोकसभा व राज्यसभा दोनों के लिए निर्वाचित, यदि कोई सदस्य लोकसभा व राज्यसभा दोनों के लिए निर्वाचित होता है तो किस प्रकार से रिक्त हो सकता है, 10 दिन के भीतर अपना एक स्थान रिक्त करना होगा। ये एक व्यक्ति है, ये लोकसभा के लिए भी चुना जाता है और राज्यसभा के लिए भी चुना जाता है। तो इसको 10 दिन के भीतर ये चुनना है कि उसको लोकसभा का सदस्य रहना है या राज्यसभा का।
ठीक है, एक स्थान रिक्त करना होता है। अगर वह एक भी स्थान रिक्त नहीं करता है, ये नहीं बोलता है कि मुझे किस सदन का सदस्य रहना है, तो नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा सदस्यता उसकी समाप्त हो जाती है ऑटोमेटिकली और वह लोकसभा का सदस्य रह जाता है। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है, किसी एक सदन का सदस्य है तथा बाद में दूसरे सदन के लिए निर्वाचित है, यानी पहले से मान लीजिए एक सदन का सदस्य है और बाद में दूसरे सदन का क्या रहता है, दूसरे सदन के लिए निर्वाचित होता है, तो पहले वाले सदन की सदस्यता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट लोकसभा का सदस्य था और राज्यसभा के लिए चुना जाता है, तो वह लोकसभा का सदस्य रद्द हो जाता है और राज्यसभा का सदस्य बन जाता है। तो ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन है कि लोकसभा की 2 सीटों से निर्वाचित है। मान लीजिए मैंने कहा था कि भाई 1996 के बाद में 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, ये सीट नंबर 1 है, ये सीट नंबर 2 है, तो इन दोनों सीटों के लिए निर्वाचित होता है, दोनों के लिए लड़ा और दोनों के लिए वो जीत गया, तो 14 दिन में दोनों स्थानों में से एक स्थान को रिक्त करना होता है, नहीं तो दोनों ही स्थान रिक्त हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। यदि 2 सीटों के लिए चुनाव लड़ता है और दोनों में ही वह जीत जाता है, ठीक है, जीत जाता है, तो 14 दिनों में एक सीट उसको खाली करनी होती है, बताना पड़ता है कि कौन सी सीट खाली करेगा, ठीक। और अगर नहीं बताता है तो दोनों ही क्या हो जाती है, उसकी कैंसिल हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट है सांसद का पद स्वतः ही रिक्त। स्वतः कब रिक्त होगा, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के पद के लिए निर्वाचित होता है। कोई व्यक्ति है तो यदि वो लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य है और वह राष्ट्रपति बन जाता है, उपराष्ट्रपति बन जाता है या राज्यपाल बन जाता है, तो उसका जो पद है वह स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। न्यायालय संसद के किसी सदस्य के चुनाव को रद्द घोषित कर सकता है यदि उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो। अनुमति के बिना लगातार 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहता है कोई भी सदस्य, अनुमति के बिना, यानी सदन की अनुमति के बिना 60 दिन से अधिक यदि कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है सदन में, तो उसका जो सांसद का पद है वो रिक्त हो जाएगा। इसके अलावा वो त्यागपत्र देकर भी क्या कर सकता है, सांसद का पद रिक्त कर सकता है। तो सांसद के पद को रिक्त करने के 4 तरीके हैं। यदि वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल बन जाए, न्यायालय उसके चुनाव को रद्द घोषित कर दें, या वह 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहें, या फिर त्यागपत्र दे दें। तो इस प्रकार से सदन में उसका जो पद है वह रिक्त हो जाएगा। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 102। आर्टिकल 102 में क्या है, सांसदों की अयोग्यताओं का उल्लेख है, यानी एक सांसद किस प्रकार से अयोग्य घोषित हो सकता है, यानी उसका पद कैसे रिक्त हो सकता है संसद से। तो सबसे पहले तो यदि वो भारत का नागरिक ना हो तो उसका जो पद है वह अयोग्य हो जाएगा, उस पद के लिए अयोग्य हो जाएगा। कोई लाभ का पद ग्रहण कर ले तो भी उसकी सदस्यता बर्खास्त हो जाएगी। दिवालिया घोषित कर दिया जाए या न्यायालय के किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से विकृत घोषित कर दिया जाए तो उसका जो पद है वो रिक्त हो जाएगा। अब एक अधिनियम है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। तो उसमें और भी कुछ अयोग्यताओं का बारे में निर्धारण किया गया है कि किस प्रकार से एक सांसद सदस्य जो है बर्खास्त किया जा सकता है। पहला है कि चुनावी अपराध या चुनाव में यदि भ्रष्ट आचरण करता है तो उसको हटाया जा सकता है। 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा मिल जाए, कोई कोर्ट यदि उसको 2 साल की सज़ा दे दे, जैसे कि अभी राहुल गांधी को सज़ा मिली थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कर दिया, स्टे लगा दिया। फिर है निर्धारित समय में चुनावी खर्च का यदि ब्यौरा देने में विफल रहता है तो भी उसको हटाया जा सकता है। जैसे कि जो विधानसभा है, विधानसभा में जो लिमिट है एक व्यक्ति की वो है 40 लाख रुपए, यानी 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है, जबकि लोकसभा में 95 लाख खर्च कर सकता है। यदि इससे ज़्यादा खर्च होता है तो जो चुनाव आयोग है उसको ब्यौरा देना पड़ता है और वह निर्धारित करता है कि इसको बर्खास्त किया जाएगा नहीं है। फिर वो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है बर्खास्त करने के लिए, तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। सरकारी ठेका कार्य या सेवा में कोई रुचि रखता है तो भी उसको हटाया जा सकता है। लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर हो जिसमें सरकार का हिस्सा 25% से अधिक हो तो भी हटाया जा सकता है। भ्रष्टाचार के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया हो, रिश्वतखोरी के लिए दंडित किया गया हो, इसके अलावा छुआछूत, दहेज व सती जैसी सामाजिक अपराधों में प्रसार करने में संलिप्त रहा हो तो उस कैंडिडेट को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब मैं जैसे बता रहा था आपको कि जो चुनावी खर्च है वो कितना होना चाहिए, तो विधानसभाओं के लिए कितनी लिमिट है, अधिकतम 40 लाख है, जबकि लोकसभा के लिए 95 लाख है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 103 सॉरी, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह से सांसदों की अयोग्यताओं का निर्धारण करता है। यानी चुनाव आयोग के द्वारा पाया जाता है कि कोई जो सांसद हैं वो अयोग्य हैं,
तो वो राष्ट्रपति को क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं हटाने के लिए, राष्ट्रपति उसको हटाता है। फिर है अनुच्छेद 104, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तथा संसद की कार्रवाई में भाग लेता है तो उस व्यक्ति पर प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना होगा। कोई व्यक्ति यदि संसद का सदस्य नहीं है और संसद की कार्रवाई में भाग लेता है तो प्रतिदिन उस व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। फिर है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 में जो सांसद हैं उनके विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। और जो सांसद होते हैं यानी जो MP होते हैं उनके दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार होते हैं और दूसरे सामूहिक विशेषाधिकार होते हैं। सबसे पहले देखो व्यक्तिगत विशेषाधिकार की बात करें तो संसद सत्र के दौरान सत्र से 40 दिन पूर्व तथा 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता किसी भी सांसद सदस्य को, ठीक है। केवल सिविल मामलों की बात है, अगर वो क्रिमिनल मामले रहते हैं तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा, इसमें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। कहने का मतलब है जैसे संसद है, उस संसद में कोई व्यक्ति भाषण देता है, किसी भी प्रकार का यदि मान लीजिए भाषण दे दिया तो उसकी जो जांच है वो न्यायालय में नहीं की जा सकती, यानी संसद के बाहर उसकी जांच नहीं होगी। संसद के सत्र के समय सांसद न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकता है, ठीक है। संसद के सत्र के समय सांसद न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकता है। दूसरा जो विशेषाधिकार है वो है सामूहिक विशेषाधिकार। देखो दोनों सदनों से संबंधित है ये, लोकसभा और राज्यसभा से। सदन को अपनी कार्रवाई, रिपोर्ट, वाद विवाद को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है किसी भी सदस्य का। संसद अपनी कार्रवाई से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए गुप्त बैठक बुला सकती है। अगला है संसद अपनी कार्रवाई के संचालन, कार्य के प्रबंधन तथा इन मामलों में निर्णय लेने के लिए नियम खुद बनाती है। संसद सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को संसद के विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदित, चेतावनी या कारावास के द्वारा दंड दे सकती है तथा संसद के सदस्यों को बर्खास्तगी या निष्कासन भी कर सकती है। ये पूरा अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद को किसी सदस्य की बंदी, निरुद्ध, अपराध सिद्धि, कारावास, मुक्ति संबंधी तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। न्यायालय सदन व सदन की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 106। संसद के सदस्यों के वेतन व भत्ते का उल्लेख है आर्टिकल 106 में। संविधान में सांसदों की पेंशन का उल्लेख नहीं है, इसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि जो सांसदों को पेंशन मिलती है क्या उसका उल्लेख संविधान में है? तो नहीं, ये केवल संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर है अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 118 में क्या है? संसद अपने कार्यों के सुचारू संचालन के लिए क्या बनाएगी? अपने खुद नियम बनाएगी। जैसे संसद का समय, संसद के प्रश्न, संसद के प्रश्नों के प्रकार, महत्वपूर्ण प्रस्ताव, संसदीय समितियां, ये सब क्या है? संसद के द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित रहते हैं। अगला आता है संसद का समय। संसद का समय यानी संसद में किस किस प्रकार के वार्तालाप और किस किस समय होते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक लिखा हूँ प्रश्नकाल और दूसरा लिख रहा हूँ शून्यकाल। ठीक, अब यदि लोकसभा की बात करें यहाँ पे राज्यसभा की, लोकसभा की बात करें तो प्रश्नकाल कब होगा? प्रश्नकाल होगा 11 से लेके 12 बजे तक। 11 से लेके 12 बजे तक क्या होगा? प्रश्नकाल होगा। लेकिन राज्यसभा में ये होगा 12 से लेके 1 बजे तक। फिर बात करें शून्यकाल की, तो शून्यकाल में क्या होता है? शून्यकाल जो लोकसभा होती है, लोकसभा में 12 से लेके 1 तक होता है और राज्यसभा में 11 से 12 तक होता है, यानी उल्टा होता है। ठीक है, यानी जब लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा होगा तो राज्यसभा में शून्यकाल चल रहा होगा, और राज्यसभा में जब प्रश्नकाल चल रहा होगा तो लोकसभा में शून्यकाल चल रहा होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है लंच का टाइम, और दोनों ही सदनों में लंच का टाइम होता है 1 से लेके 2 बजे तक। फिर उसके बाद में आगे की जो कार्रवाई है वो 2 बजे से अंत तक, यानी 5 बजे 6 बजे जितना सदन चलेगा उस समय तक। और 2 बजे के बाद में विभिन्न जो विधेयक होते हैं वह प्रस्ताव होते हैं, उन पर क्या की जाती है? चर्चा की जाती है। अब जो मैंने प्रश्नकाल और जो शून्यकाल बताए थे आपको, उस समय संसद में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो प्रश्न 3 प्रकार के पूछे जाते हैं सदन में। ठीक है,
सभी प्रश्नों के दौरान प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सभी प्रश्नकाल के दौरान, यानी जो प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, तो वहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जो प्रश्न है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक होता है तारांकित प्रश्न, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न और तीसरा होता है अल्प सूचना के प्रश्न। सबसे पहले अतारांकित प्रश्न की बात करें तो याद रखना, अतारांकित मतलब जो स्टार्ड नहीं है, तो उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं। तारांकित प्रश्नों के सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोला, तारांकित मतलब स्टार, ठीक है। तो तारांकित प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो कैसे दिए जाते हैं? मौखिक रूप से दिए जाते हैं, इन बोल कर दिए जाते हैं। और तारांकित प्रश्नों में अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में प्रतिदिन 20 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि राज्यसभा में 15 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित की बात करें तो उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, ठीक है। अतारांकित की बात करें तो कैसे दिया जाता है? लिखित में, जबकि तारांकित का मौखिक रूप में दिया जाता है। अतारांकित की बात करें तो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये रिटर्न में लिखे रहता है ना, तो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। लोकसभा में प्रतिदिन 255 अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि राज्यसभा में 160 अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक संसद एक दिन में 10 अतारांकित प्रश्न पूछ सकता है। एक सांसद एक दिन में अधिकतम कितने पूछ सकता है? 10 अतारांकित प्रश्न पूछ सकता है। तीसरा जो प्रश्न है वो कौन सा है? 10 दिन से कम के नोटिस पर पूछा जाता है, इसको बोलते हैं अल्प सूचना प्रश्न। 10 दिन से कम के नोटिस पर पूछा जाता है, मंत्री की सहमति के बाद ही इस प्रश्न को स्वीकार किया जाता है। और लोकसभा में प्रतिदिन 1 अल्प सूचना प्रश्न पूछा जाता है और राज्यसभा में भी 1 प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 3 टाइप के प्रश्न थे। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 120। इसमें क्या है? तो संसद में प्रयोग ली जाने वाली भाषा का उल्लेख है, यानी संसद में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो संसद में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, और ये है हमारे आर्टिकल 120 में। लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा सभापति की अनुमति से अन्य भाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है, यानी हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भी किसी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसकी अनुमति देगा अध्यक्ष लोकसभा में, तो और राज्यसभा में कौन देगा? सभापति। और सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा में जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो हमारे जो संविधान है उसमें जो 22 भाषाएं अन्य हैं, अनुसूचित भाषाएं हैं, ठीक है, उन्हीं भाषाओं में से होना आवश्यक नहीं है। यानी कि मान लीजिए जो 22 भाषाएं हैं उनके अलावा भी यदि अन्य कोई क्या है भाषा है तो उसका भी अधिकार दे सकता है अध्यक्ष व सभापति बोलने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 121। संसद न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यानी संसद में जो भी कार्य चल रहे हैं उसमें न्यायपालिका दखलंदाजी नहीं करेगी। किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव के समय चर्चा की जाती है संसद में। संसद में न्यायाधीश को केवल जब हटाया जाता है तभी चर्चा की जाती है, इसके अलावा न्यायाधीश के बारे में संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। फिर है आर्टिकल 122। न्यायालय सदन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 123 है 1, 2, 3, जिसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्ति का उल्लेख है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था संसद का, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो धन्यवाद दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए।